गुड इवनिंग। आज हम हल करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश पीएससी HPPSC 2012 आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के लिए जो पेपर हुआ था, आयुर्वेदा पोस्ट के लिए, मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा पोस्ट के लिए, उसका पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुड़ हरितकी का प्रयोग का किस में करना चाहिए। तो जो गुड़ हरितकी होती है, हरितकी वैसे ही आपको मालूम है, आ, वो दोषों को बाहर निकालने वाली होती है, अनुलोमन गुण उसमें होता है। तो चरक में तो अर्स में बताई गई, लेकिन सुश्रुत में जो है गुड़ हरितकी जो है वो बात रक्त के अंदर बताई गई है। तो इसका आंसर जो है बात रक्त है, सुश्रुत के अनुसार। आंस में नहीं होती है, वात रोगों में नहीं होती है, वात रक्त में होती है सुश्रुत के अनुसार। और अगर हम चरक को करेंगे तो चरक के हिसाब से ये गुड़ हरितकी जो है वो अर्स में देते हैं। क्लियर, आर्ट्स में देते हैं। फिर आते हैं नेत्र ग्लानि किसका लक्षण है। नेत्र ग्लानि जो है, नेत्र ग्लानि जो है किसका लक्षण है। तो रस क्षय में तो नहीं आता, उसमें तो सूल आता है, शब्द थे घट्ट थे, और शब्द आशय सूरता आती है। रक्त क्षय में त्वक के संबंध में आते हैं लक्षण। मेद में जरूर संधि स्फुटन होता है, संधि स्फुटन। गिलानी नेत्रों में आलस होता है। बागवट में अक्ष गिलानी करके लिखा हुआ है, तो मेद के बारे में अक्ष गिलानी लिखा हुआ है अष्टांग हृदय में। समझने वाली बात ये भी है कि जब आपके शरीर में वेट लॉस होता है और वजन घटता है, ठीक है, तो आंखों में गड्ढे पड़ने लगते हैं, आंखों के नीचे कालापन आने लगता है, उसी को जो है अक्षी गिलानी कहते हैं। ये मेद क्षय का लक्षण है। शुक्र में तो दौर्बल्यम सुख शोष मुख शोष आता है, तो शुक्र का भी नहीं है। फिर और निम्न में से क्या चीज नूतन ग्रहण करना चाहिए, यानी ताजा ग्रहण करना चाहिए, वो देखते हैं। तो नूतन ग्रहण करना चाहिए, ऑप्शन है मरीच, पिपली, शहद, बायबिडम। तो ये सुश्रुत में एक चैप्टर है जो कि 37 चैप्टर है, जिसमें द्रव्यों के ग्रहण कार्य के बारे में लिखा है। तो वहाँ ये बताया गया है कि पिपली, बिडंग और धान और मधु, गुड़ और घृत, ये हमेशा जो है पुराने ग्रहण करना चाहिए। तो इसके हिसाब से मरीच जो है उसमें उस लिस्ट में नहीं आता है, तो इसका आंसर मरीच है। संदर्भ की बात करते हैं तो ये संदर्भ जो है वो सुश्रुत सूत्र अध्याय 37 में आता है, ठीक है। और ये तीन हैं, पिपली, बिडंग और धान। पिपली, बिडंग, बाय बिडंग, बिडंग को ही कहते हैं, और धान्य प्लस जो है मधु, गुड़ और घृत, ये जो है ये पुराने लेने चाहिए, पुराने लेना चाहिए हमेशा, नवीन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए इसमें पिपली ऑप्शन में है, बायबिडंग ऑप्शन में है, शहद भी ऑप्शन में, तो ये सब पुराने ग्रहण किए जाते हैं। मरीच जो है काली मिर्च, वो नवीन ग्रहण करना चाहिए। इसका आंसर जो है मरीच है। फिर आप सुश्रुत के अनुसार मूड गर्भ की कितनी संख्या है। तो मूड गर्भ की संख्या आप सभी को मालूम है कितनी होती है। सुश्रुत संहिता में जो मूड गर्भ है उनकी संख्या बताई गई है 4। कीलक, प्रतिकूल, बीजक और परिक, ऐसे करके 4 होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सृगाण, सिंघाड़े के समान स्राव जो है व्रण में से होना, वो किस का कहाँ स्थित व्रण का लक्षण है, यानी कौन से स्थानगत व्रण का लक्षण है। जल्दी बताएं चैट बॉक्स में कौन सा इसका आंसर सही है। ये बिल्कुल सही है। ये अपन सिंघाड़े तो जो मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि किसी न किसी आयु में आपकी नाक से सिंगाड़े जैसी नाक बहती है। जैसे अपन बचपन का बोलते हैं कि बचपन में सभी की नाक बहती है, तो किसी न किसी आयु में आपकी नाक जो है बहती है बचपन में।
ठीक है, इससे आपको सिंगाड़क प्रतिबंध करके याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन नोट्स में ही है और अपन दोहराते रहते हैं इसको। फिर आओ तल हृदय। जिसने भी पेपर सॉल्व किया है उसको फंडा लिखना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा फंडे में ऐसा है कि वो लिख नहीं पाया। आपको मैं तल हृदय याद कराता हूँ कि जो मांस मर्म होती है उसका उसका होता है टीआई गंधाशाला, यानी मांस मर्म में आती हैं टीआई, यानी तल हृदय, इंद्रवस्ती, गुद, है ना, मांस लोहानी, स्तन रोहानी, ये जो है कै में आते हैं, मांस मर्म में आते हैं, जिनकी संख्या 11 होती है। तो तल हृदय जो है मांस मर्म में आता है, जिनकी संख्या आप उनको मालूम है कितनी होती है, 11 होती है। तल हृदय, इंद्रवस्ती, गुदा, स्तन रोहितानी। फिर आओ अस्मरी उत्पन्न होती है। अस्मरी में मुख्य रूप से किसका अधिष्ठान होता है? ठीक है, अस्मरी में जो अधिष्ठान होता है वो कब का अधिष्ठान होता है? सुश्रुत निदान में अपन पढ़ते हैं, निदान का जो स्टार्टिंग चैप्टर है अस्मरी निदान का, वहाँ पर ये बताया गया है। नोट्स में भी मेंशन है, नोट्स में भी लिखा हुआ है कि शिलेस्मा अधिष्ठान होता है अस्मरी में। फिर अब अपन बेनिफिट में आए हैं। जो बेनिफिट, जो ब्रह्मास्त्र का बेनिफिट है, इस बैच के लोगों को मिलने वाला जो बेनिफिट है उसकी तरफ आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कंस हरितकी का मुख्य घटक क्या है? ये चीज़ हम पहले भी समझ चुके हैं कि यहाँ पर कंस जो है वो मात्रा के हिसाब से होता है। कंस मात्रा में इसमें क्या होता है, दशमूल होता है। चरक संहिता में जो है कंस हरितकी बताई गई है, इसमें कंस मात्रा में क्या होता है, दशमूल होता है। इसलिए जो चक्रपाणी है उन्होंने कंस हरितकी को नाम दिया है दशमूल हरितकी। कंस हरितकी को क्या बोला है, दशमूल हरितकी। यही जो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस बैच को अलग से पढ़ रहे हैं, इसको अलग से समझ रहे हैं, वो यही बेनिफिट है कि हम पुराने पेपर्स से हमें क्वेश्चंस को समझने में सहायता होती है और हम बेटर होते जाते हैं। तो अब मेरे ख्याल से अगर मैं अभी पूछूं सभी से तो कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। कंस हरितकी में जो है मुख्य घटक क्या रहता है, इसमें कंस मात्रा में क्या होता है, दशमूल होता है। और ये सोच चैप्टर में है, कंस हरित की गाय में देते हैं, सोच में देते हैं, वो भी उत्तराखंड पीएससी के पेपर में आया था। चरक चिकित्सा जो है सोच का जो अध्याय है 12, उसमें आपको ये रेफरेंस के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इस कंस हरित के बारे में नए नए क्वेश्चन अपन देख ही रहेंगे, किसमें नहीं यूज करते हैं, वो भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा के पूर्व पश्चात स्वेदन कराते हैं, किसमें कराते हैं? तो ये सुश्रुत संहिता में 3 कंसेप्ट बताए गए हैं जो अपन को समझाना है कि किसमें पूर्व स्वेदन होता है, किस चीज में पूर्व में स्वेदन कराया जाता है। तो पूर्व स्वेदन हमेशा पंचकम, पंचकम में नस से आता है, बस्ती आता है। पंचकम से पहले हमेशा पूर्वकम के रूप में स्वेदन होता है। पश्चात स्वेदन किसमें होता है? तो पश्चात स्वेदन मैंने आपको याद कराया था कि पश्चात स्वेदन हमेशा प्रसव के बाद होता है। प्रसव, क्योंकि गर्भणी में तो सारी चीजें मना होती हैं, तो प्रसव, प्रसव के अलावा मूढ़ भी आंसर इसी में आएगा, क्योंकि मूढ़ में भी प्रसव ही होना है एक प्रकार से, तो मूढ़ भी इसी में आएगा। इसमें स्वेदन पश्चात कराया जाता है। और जो है पूर्व और पश्चात दोनों, पूर्व एंड पश्चात स्वेदन जो है वो किसमें कहाँ कराया जाता है? जहाँ पर कोई जो है शल्य क्रिया होती है। पूर्व पश्चात स्वेदन जो है वो शल्य क्रिया में कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ शल्य क्रिया किसमें होती है? तो मूढ़ गर्भ में तो प्रसव होना है, तो पश्चात एक भगंदर में जो है वो शल्य क्रिया होती है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो भगंदर है, इसलिए भगंदर सही आंसर है। पूर्व पश्चात स्वेदन भगंदर में किया जाता है। ये सुश्रुत संहिता का रेफरेंस है, सुश्रुत संहिता में पूछा जाता है। फिर आओ चरक अनुसार क्षारागत का प्रयोग किस में करना चाहिए? तो चरक में क्षारागत जो है वो विष वेग की चिकित्सा में आया है। प्रथम वेग में वो रस में होता है तो वमन कराते हैं, दूसरे में रक्त में पहुंचता है तो वो विरेचन कराते हैं, तीसरे में मांस में पहुंचता है, तीसरे वेग में तो जो मांस को काटे या गलाए उसको क्षारागत कहते हैं।
इसलिए चरक में जो है तीसरे वेग में क्षारागत बताया हुआ है ना। चरक संहिता में जो विश्वोत्पत्ति अध्याय है, चरक चिकित्सा अध्याय 23, उसमें आपको ये रेफरेंस मिल जाएगा। अब बताओ भाई, अवस्थी की चिकित्सा किसमें करते हैं, जल्दी लिखें चैट बॉक्स में। अवस्थी की चिकित्सा जो वर्णित है वो सही आंसर है कि गृहिणी में है। चरक आप संहिता खोलें तो चरक चिकित्सा गृहिणी अध्याय 15 है, उसमें 198 सूत्र है, उसमें आपको मिलेगा कि अवस्थी की चिकित्सा की जाती है। तो गृहिणी में अवस्थी की चिकित्सा में अगर कफ बढ़ा हुआ है, कफ है, तो उस अवस्था में उन्होंने क्या लेने के लिए बोला, ये आप याद कर लेते हैं क्योंकि अब इसमें से डीप क्वेश्चन आएंगे आगे पीछे। तो रुक्षम दीपनम, रुक्ष दीपन तिक्त संयुक्तम, तिक्त रस का प्रयोग करना चाहिए। ये कफ बहु ज्यादा कफ है तब बताया है। अगर बहु पित्त है, पित्त अवस्था का चिकित्सा करनी है तो पित्त में बताया उन्होंने वो दीपनम, पित्त में भी दीपन होगी, रस चेंज हो जाएंगे, तिक्त मधुरम। तिक्त मधुरम संयुतम। बाद दोष की अवस्थी की चिकित्सा में क्या होगा, बात ज्यादा बड़ा होगा, बहु बात होगा तो स्नेह करना पड़ेगा, बात की चिकित्सा स्नेह नहीं होती है। इसके अलावा वात सामक शेष रस लवण होता है तो लवणा अम्ल, सही अम्ल युतम, अम्ल युतम हितम। ठीक है, तो रुक्ष दीपनम तिक्त संयुतम, दीपनम तिक्त मधुरम संयुतम, और बात का है स्नेह लवण युतम हितम। ठीक है, ये चीज जो है हमें ध्यान रखनी, क्योंकि हम इसको बार बार पढ़ रहे हैं। ये आप इससे डीप क्वेश्चन आएगा, हम पीजी के जब लगाएंगे तो पीजी में कफज की अवस्थित चिकित्सा वगैरह इसके भी क्वेश्चन महाराष्ट्र में पूछे गए हैं। ठीक, अवस्था यानी कि कौन से दोष कितने मात्रा में बढ़ा हुआ, उस अवस्था के हिसाब से चिकित्सा परिवर्तन किया जाता है। दोष अवस्था के हिसाब से चिकित्सा परिवर्तन होता है। श्लोक में आता है अवस्था के हिसाब से लक्षण सुने। फिर आते हैं 12वें में क्वेश्चन में, तो 12वां क्वेश्चन है सुश्रुत अनुसार गर्भणी परिचय हेतु छठवें मास में क्या देना चाहिए। तो ये अपना एक फॉर्मूला है याद करने का कि छठवें में और सातवें में चूंकि पाँव में सूजन आती, तो ये जनरल प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। जनरल प्रैक्टिस यानी पहले छठवें में गोक्षर होता है और सातवें में प्रश्न पाणी होता है। छठवें में गोक्षर देते हैं छठवें महीने में, और सातवें महीने में जो है प्रश्न पाणी देते हैं। यहाँ क्वेश्चन में आंसर में दिया है गोक्षु साधित घृत और गोक्षु साधित यवागु, तो ऑब्लिक करके लिखा रहता है घृत और यवागु। और इसको याद कराने के लिए भी मैंने भी याद किया था कि यवागु जो है यहाँ छठवें महीने में आ गया, सुश्रुत में चरक में 8वें महीने में आता है, और यवागु में 1:6 का रेशो होता है, तो याद करना भी आसान है कि यवागु यवागु जो है वो छठवें महीने में आ जाता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं क्योंकि गोक्षु साधित घृत और यवागु दोनों बताए गए हैं सुश्रुत के हिसाब से। फिर आते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, तमा प्रवेश है यानी अंधेरे में प्रवेश जैसा करना। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको एक तो चरक समा पढ़ते हुए भी समझाया है, और दूसरा विकृति विज्ञान जो अभी क्लासेस ली थी उसमें भी समझाया है कि जो है तम और तिमिर, तम का मतलब अंधेरा, तिमिर तो आंखों की रोशनी चले जाना है, तिमिर ये वातज नानात्मक विकारों में आते हैं, और तमा प्रवेश जो है वो पित्तज नानात्मक विकारों में आता है। अब बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं अपन लेकिन समय के साथ भूल जाते हैं, तो याद रखने के लिए मैंने पित्त को पा और यहाँ प्रवेश का पा इतना आपको हिंट करके याद भी कराया था विकृति विज्ञान की क्लास में। तो तम तिमिर जो है वातज में नानात्मक विकार में आते हैं, तमा प्रवेश पित्तज में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है हमको। फिर आते हैं
भ्रष्ट मृत जो है काय में आता है। तो चूंकि अपन ने चरक में जो महाकसाय है उसमें सभी महाकसाय पढ़े हैं, तो उसमें जो भ्रष्ट मिथ होगा, जैसे जो एक गीली मिट्टी होती है, गीली मिट्टी के बाद में जब अपन उससे ईंट बनाते हैं या कुछ मटका बनाते हैं, उसके बाद में वो पकी मिट्टी जो होती है उसका कलर चेंज हो जाता है। आग में तपाते हैं और गीली मिट्टी से पकी मिट्टी बनाते हैं, यानी उसको भ्रष्ट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें कलर जो है, वर्ण जो है परिवर्तित हो जाता है। ये दिमाग में याद रखने का तरीका था कि या भ्रष्ट मृतिका में उसका कलर चेंज होगा, गीली मिट्टी जो है वो भूरी दिखती है और पका हुआ मटका लाल दिखता है। वैसे ही यहाँ पर पुरीस बिरंज बिरंज यहाँ पर कलर चेंज होता है। बिरंजनी में पुरुष विरंजनी महाकसाय काय में यूज होता था? पित्तज प्रमेय में, क्योंकि वहां पर नील में, काल में कलर चेंज करना होता है यूरिन का, तो यहाँ पर कलर चेंज एक प्रॉपर्टी होती है। उसी से अपन ये फंडा करके याद रखते हैं कि भ्रष्ट मृत जो है वो काय में आता है, वो पूरी विरंजनी में आता है, विरेचनी में नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर्स में फिर से देख लेते हैं। पित्तज अनार्थम विकार था, तो इसका आंसर पूरी विरंजनी महाकसाय है। इसके बाद में बढ़ते हैं जो है 15वें क्वेश्चन में। तो 15वां क्वेश्चन है इसने स्वेदनम इसने संयुक्तम डैश 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 विरेचनम। तो अगर आपने अभी कल का परसों का पेपर था एक सीजीपीएससी, वो पेपर को उसकी थ्योरी पे जाने की प्रयास किया होता रिवीजन करने का, तो 2008 में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन से रोग में विरेचन कराते हैं। वो विरेचन में ऑप्शन क्या था? पक्षाघात। और जब पक्षाघात में बता रहा था तब भी मैंने इस लोग आपके सामने बोला था स्वेदनम स्नेयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, है ना। ये जैसे कामलीतु विरेचनई, है ना, तम केतु विरेचनम, ये सारे, और ये वाला स्वेदनम स्नेयुक्तम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, ये सभी फेमस श्लोक हैं, ये एग्जाम में आते हैं। तो आप चरक चिकित्सा में जो व्याधि वाला, जो वाद व्याधि वाला चैप्टर है, उसका 100 एकदम 100वां सूत्र है ये पक्षाघात का, स्वेदनम स्नेयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। फिर आते हैं कंस हरितकी का रोगाधिकार क्या है। तो ये ही पुराने क्वेश्चन लगाने का हमें सुख है, या हमें उसका फायदा होने वाला है कि ये क्वेश्चन जो है कंस हरितकी हम बार बार पढ़ रहे हैं कि क्या में देते हैं, शोध में देते हैं, और ये रिपीटेशन कहलाता है। ये क्वेश्चन आया था आपके, अभी पेपर लगाया था अपन ने, लेटेस्ट पेपर है वो, तो अपन कुछ उसमें जोड़ भी नहीं सकते हैं। उत्तराखंड पीएससी 2022 में ये क्वेश्चन है, और वहाँ अपन ने समझा था कि कांस में अगस्त हरित की देते हैं, ठीक है, और आपका गुल में दंती हरित की देते हैं, और हरित की विबंध में देते हैं। वो ऑप्शन भी देखे हुए थे। तो कंस हरित की का रोगाधिकार क्या है? शोध है। अब आते हैं पुनर्नवा मंडूर का अनुपान है। तो पुनर्नवा जो है मंडूर जो होता है, पुनर्नवा टू की जो है वो शोथ को सूजन को कम करेगी, तो ऐसी चीज देने लगेगी जो मूत्रल होगी, तो तक्र के साथ उसको दिया जाता है। इसका आंसर तक्र है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेशन है, कई बार एग्जामों में आपको देख, अभी यूपीएससी के पेपर लगाएंगे उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका रेफरेंस जो है वो चरक चिकित्सा अध्याय 16 का ये 85 में मिल जाएगा आपको। यहाँ एक नई चीज जोड़ रहा हूँ जो इसकी थ्योरी से संबंधित है। वो जब पुनर्नवा मंडूर की अपन गोली बनाते हैं, तो गोली का प्रमाण शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, इस श्लोक में लिखा रहता है कोलवत, कोल के बराबर होती है पुनर्नवा मंडूर की गोली, कोलवत गुटी का, और उसके काय के साथ ली जाती है कोलवत गुटी का, टक्कर के साथ लेने के लिए वहां पर बताया गया है। ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, अभी यूपीएससी के पेपर लगाएंगे उसमें ये मिलेगा। फिर और निम्न में से कौन सा एक दंत मूलगत रोग नहीं है? तो अभी अपन को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, एक एग्जाम में अपन ने क्वेश्चन बनना पड़ा था, दंत मूलगत दालन क्या है, दालन क्या पढ़ा था अपन ने क्वेश्चन,
कि दालन क्या है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? दालन जो है वो दंत मूल रोग होता है, दंत रोग होता है, दंत मूल नहीं होता है ना? दंत गत रोग होता है, दंत मूल रोग नहीं होता है। ये परिधर, सौसीर, उपकुश, ये सब जो है ये दंत मूलगत रोगों में आते हैं, ये दंतगत रोग होता है। पुराने पेपर लगाने का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट जैसा लिखा है वैसे ही के वैसे ही आएगा, उससे रिलेटेड थ्योरी का रिवीजन कर लेना चाहिए अगर आप भूलते हैं तो। क्या याप पर प्रमेयों की संख्या कितने होते हैं, याप पर प्रमेय कौन से होते हैं? देखो, कफश तो साध्य होते हैं, जो है वातज 4 प्रमेय असाध्य होते हैं, और पित्तज 6 प्रमेय जो है वो क्या होते हैं, याप होते हैं। तो जो पित्तज प्रमेय है वो है याप, और उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 6। फिर और निम्नलिखित में से किस एक द्रव्य को गर्भाशय विशुद्धिकृत कहा गया है? जल्दी लिखें, जीरा किसका आंसर है? और जो है ये कहाँ बताया गया है? तो ये भाव प्रकाश में बताया है, और ये अपने स्थिति प्रसूति के नोट्स में लिखा हुआ है। तो जो गलत, जो दूसरा आंसर दे रहे हैं, मतलब उनने नोट्स ही नहीं पढ़े मतलब ढंग से। ये अलग से स्त्री प्रसव वाला जो टॉपिक चला है, वहाँ प्रसव वाले टॉपिक में मैंने अलग से नोट्स में लिखा है कृष्ण जीरा गर्भाशय विशुद्धिकृत होता है। और अभी हम जब पंजाब के पेपर लगाना जाएंगे, पंजाब में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे विषापम कहा गया है? तिरकटु को, चतुरुष्ण को, पंचकोल को, षडूषण को। तो जब ये टॉपिक द्रवगुण में पढ़ते हैं अपन परिभाषा प्रकरण में, कि पंचकोल में जब हम मरीच मिलाते हैं, तो मरीच मिलाने के बाद में जो षडूषण हो जाता है, उसके गुण चेंज हो जाते हैं, वो ज्यादा रुक्ष हो जाता है, रुक्षम उष्णम, रुक्ष हो जाता है, ज्यादा उष्ण हो जाता है, और विषापाह हो जाता है। ये भाव प्रकाश ने बोला है। द्रवगुण के अंतर्गत अपन ने इस चीज को लिखा हुआ है परिभाषा प्रकरण में। तो ये क्वेश्चन द्रवगुण का है, परिभाषा प्रकरण का। इसका आंसर है षडूषण। पंचकोल में जब मिर्च मिलाते हैं तो षडूषण जो है बन जाता है, और रुक्ष उष्ण विषापाह होता है। फिर आओ, मुहुर्मुहु तोद किसका लक्षण है भाई? इसमें का आंसर बताएं जल्दी। इसका आंसर बी नहीं है, जो पक्व शोध होता है उसमें आता है मुहुर्मुहु तोद और कंडू, ये दो लक्षण अलग से पक्व वाले के होते हैं, बाकी नाना प्रकार की वेदना पंचमान में होती है। तो इसका आंसर जो है वो सी है। ये आपको रिवीजन ना करना, ले डूबेगा। आप गौर करें इस चीज को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो सुश्रुत सूत्र स्थान 17 है स्रोत के बारे में, उत्तर वर्ण स्रोत के बारे में, उसमें ये आता है। तो बाकी सब जो है वो मारने काटने जैसी पीड़ा, बिच्छू जैसे काटने जैसी पीड़ा, वो सब पंचमान में होती है। ये मोहन मोर तोद और कंडू जो है वो पक्व शोक के लक्षण होते हैं। अब आते हैं 23वें क्वेश्चन में, कि ग्रीष्म, प्रावट और घनात ऋतुओं में अनुवासन वस्ती किस समय देना चाहिए? पहले तो मैं बताना चाहूंगा, घन आत्य यानी घने घने बादल जब छाए होते हैं, वो टाइम कहलाता है शरद ऋतु। शरद ऋतु बारिश में जो है काले काले बादल होते हैं, शरद में सफेद घने घने बादल छाते हैं। ये शरद ऋतु की बात कर रहे हैं। यानी ग्रीष्म में, शरद में, प्रावट में। चूंकि अब हमने प्रावट बोल दिया, यानी ये क्वेश्चन जो है वो सुश्रुत के अनुसार पूछा जा रहा है, चरक में जो है प्रावट नहीं आता है। तो सुश्रुत के अनुसार क्वेश्चन है। अपन ने पढ़ा था कि चरक में तो हे शिव जो है दिन में पूजा करते थे, हेमंत शिशिर बसंत में, और बाकी रात्रि में होता था। लेकिन सुश्रुत में जो है रात्रि शब्द यूज नहीं होता है, सुश्रुत में जो है दिवस अंत्य लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? दिवस अंत्य। अगर आप भूल रहे हैं तो आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है, पंचकम के नोट्स, पंचकम में जो टॉपिक है अनुवासन बस्ती का, वहां पर अपन ने इसको लिख रखा है। दिन के अंत में देते हैं, दिवस अंत में, है ना? ग्रीष्म, प्रावट तो घनात्म में। अब आते हैं, मूंग आंवले का नित्य प्रयोग करने से कौन से रोग नहीं होते? ये नया क्वेश्चन है। अपन हल्दी आंवला पढ़ा हुआ है, उससे निशा अमल की पढ़ा, उससे प्रमेय नहीं होता है निशा अमल की से। लेकिन मूंग आंवला से ये सभी रोग नहीं होते, है ना? इसका आंसर सभी है, मूंग आंवला का नोट्स में लिखा हुआ है ये।
फिर आते हैं षटकल्पा अध्याय किसका अवदान है, तो षटकल्पा अध्याय जो है वो काश्यप संहिता का है। और इसमें षटकल्पा अध्याय जो है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किससे संबंधित है। तो इसमें नेत्र रोगों से संबंधित 6 औषधियां बताई गई हैं जिनका प्रयोग करने के लिए बोला गया है। तो षटकल्पाध्याय काश्यप का है और किससे संबंधित है वो भी अपने आप में क्वेश्चन है कि वो नेत्र रोगों से संबंधित है। फिर आते हैं कुचुमार नामक ग्रंथ किससे संबंधित है। तो अभी जब मैं आयुर्वेद का इतिहास पढ़ा रहा था ऑल इंडिया पीजीटी वालों को, उसमें ये हमने पढ़ा है कि कुचुमार तंत्र जो है वो वाजीगण से संबंधित है। ये एक ही ग्रंथ है जो वाजीगण से संबंधित होता है, उसका नाम कुचुमार तंत्र है। तो इसका आंसर वाजीगण है। और ये अपन ने जो इतिहास में कौन से ग्रंथ कैसे संबंधित हैं उसके नोट्स में ये लिखा हुआ है। इतिहास का क्वेश्चन है, नोट्स में, इतिहास के नोट्स में है ये। अभी पढ़ रिसेंटली क्लास भी हुई थी तो उसमें पढ़ाया भी था। कह रहा हूँ बागवट के अनुसार दृष्टिगत रोगों की संख्या कितनी होती है, तो बागवट ने वैसे सुश्रुत में 12 है लेकिन बागवट में 27 बताए गए हैं उन्होंने, क्योंकि 6 प्रकार के तिमिर, 6 प्रकार के कांच और 7 प्रकार के लिंगनास ऐसे अलग अलग माने हैं, इसलिए 27 हो जाते हैं। फिर आज निम्नलिखित में कौन सी एक सहज व्याधि है, 28 का आंसर दें जल्दी। हाँ सही आंसर है, अम्बुपूर्ण सही है। उपशीर्षक जो है वो सिर कपाल का रोग है। ये कंगू सिद्धार्थ के समान उसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, क्लेद करते हैं। तो ये तो सिर कपाल का रोग है, ये जन्मजात नहीं होता। ये एक प्रकार का गुदा रोग है। गुद रोग तो नहीं कह सकते, गुद स्थान में नैपकिन रेसेस होते हैं उसको कहते हैं हिपूतना। और विस्फोट तो एक स्किन डिसीज जैसा है। तो यहाँ अम्बुपूर्ण क्या है, क्योंकि हो सकता है बच्चे ने पैदा होते समय इम्यूनिटिक फ्लूइड सक कर लिया हो। फिर आते हैं प्रमादी द्रव्यों का उदाहरण है ना। तो सेंधव, तो सेंधव तो सूक्ष्म में आता है ना, सूक्ष्म में सेंधव सूक्ष्म का उदाहरण है। आईफेन जो है वो बेवाई का उदाहरण है, आईफेन और भांग। और कोदरब और जो है और विकासी द्रव्यों का उदाहरण है कोदो और कोदरब। और बचा और मरिच है दो एक ड्रग बताई हैं जो कि प्रमादी होती है, जिनका मतलब होता है अपने निज वीर्य से ये शरीर में से स्राव निकाल देती हैं। तो इसका उदाहरण है मरिच और बचा। अब यहाँ पुराने पेपर लगाते समय आपको ये समझ जाना चाहिए कि सारंगधर संहिता का जो पूर्व खंड है, पूर्व खंड का जो अध्याय 4 है, जिसमें दीपन, पाचन, वमन, विरेचन, संशोधन, समन, अनुलोमन, रेचन, संसर्शन, प्रमाथि, सूक्ष्म, रसायन, वाजीकरण, ब्रस, इन सब कर्मों की परिभाषा और उनके उदाहरण लिखे हैं। वो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि इससे पहले जब अपन एमपीपीएससी 2013 लगा रहे थे तो उसमें रेचन, अनुलोमन पूछा था। और भी पेपर लगाए हैं उसमें अपन ने देखा है कि इसके क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में आते हैं। तो इस टॉपिक का बार बार रिवीजन करना बनता। फिर आओ परीक्ष करणो ही कुशला भवति, परीक्ष करने से, बार बार परीक्ष करने से व्यक्ति जो है वो कुशल हो जाता है अपने कार्य में। तो ये कुशलता की बात कब आएगी, जब रोग की परीक्षा होगी। रोग की परीक्षा इसमें से किस चैप्टर में बताई गई है, सारी स्थान में तो है नहीं भाई। ठीक है, आपके 12वें अध्याय में, बात कला कली में भी नहीं है। महारोग अध्याय में जरूर बताया है, साध साध है ना। तो ये इसी चैप्टर का है, 10वें अध्याय का जो है 15वां सूत्र है। नोट्स में इंक्लूड हो चुका है क्योंकि पेपर हल हो चुके हैं, तो नोट्स में ये लाइन लिखी है। परीक्ष करणो ही कुशला भवन्ति कौन सा है, तो सूत्र स्थान के 10वें अध्याय का 15वां सूत्र है। कुछ क्वेश्चन हमने आपको यही समझाया था कि जैसे अब ये है, अब ये इसकी थ्योरी पढ़ने से तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको क्या करना चाहिए, जो एक तय हुआ है कि हम एक बुक बनाएंगे, हम एक रजिस्टर बनाएंगे, रजिस्टर में लिखेंगे HPPSC 2012 और आपसे कौन कौन से क्वेश्चन नहीं बना, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं बना और क्वेश्चन नंबर 30 नहीं बना, तो क्वेश्चन नंबर 30 लिखा, उसका आंसर लिख लिया। ऐसा करने से आप इसको आगे जब आएंगे शॉर्ट रिवीजन में आप इसको सही करने लग जाओगे, क्योंकि अब इन इसकी थ्योरी या डीपनेस को पढ़ने से तो कोई फायदा होना नहीं है। फिर आओ शीत शूल वायु पर में किसके लिए कहा गया है, यानी कि इसके
उपयोग करने से शरीर में से शीतलता, सूल नाश हो जाता है। ये स्वेदन के बारे में कहा गया है। चरक में जहाँ स्वेदन करने के फायदे लिखे हुए हैं, वहां पर ये पहली लाइन यहीं से चालू होती है, शीत सूल मयूर पर में। ये लाइन जो है वो यहीं से ही चालू होती है स्वेदन के गुणों की, है ना। स्वेदन का अध्याय जो है वो चरक सूत अध्याय 14 है, और आप ये श्लोक देखेंगे, 13वां श्लोक है, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर आओ यत्रे यते प्रस्मनम किसका है, तो यते प्रस्मन पादुका धारण करने का, है ना। रत्न तो वो जो है धान्य होता है। क्षौर कर्म करने से व्यक्ति काम में दिखता है, और छत्र धारण का होता है यति पुष्पन, है ना। तो छाता वगैरह लेके चलते हैं तो अब ईश्वरी बाधा आती है, जो धूप है, छाया है, बारिश है, उससे बच जाती है। इते का मतलब आपको बताता हूँ, ईश्वरी बाधा। कैसे याद कराता हूँ, मतलब ये नहीं है, ईश्वरी बाधा से बचाता है आपको छाता। ईश्वर कौन सी बाधा देता है आपको? धूप देता है, छांव देता है, बारिश देता है। तो ईश्वरी बाधा का है ये प्रकरण जो है, वो स्वस्मृत में भी पढ़ते हैं हम, और चरक सूत्र में भी दिया है ना। चरक सूत्र अध्याय जो 5 है, उसमें श्लोक नंबर 101 है, जहाँ दिनचर्या का वर्णन चलता है, वहां पर ये आता है। आप ये हमेशा समझें, आप कितना भी सब्जेक्ट की दृष्टि से पीएससी कितना भी सब्जेक्ट की दृष्टि से 10 क्वेश्चन पूछना है, इस सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन उससे पूछना, ये सब लिख दे, लेकिन क्वेश्चन अल्टीमेटली संहिता से ही बन के आता है, क्योंकि रेफरेंस वहीं रहता है। फिर आओ केवलम निरूप स्तंभ दे, यानी जकड़ाहट अगर महसूस हो रही है, वो मालिश मालिश करने से ठीक हो जाती है। ये किसके बारे में कहा गया है? वात व्याधि का ये क्वेश्चन है, नोट्स में लिखा हुआ है, वात व्याधि का है। कह रहा हूं बहु द्रव्य बहु गुण बहु कर्म मदात्यम, किसके लिए कहा गया है? मदात्य, मध्य के लिए कहा गया है। बहु द्रव्य बहु गुण, मध्य जो है बहुत द्रव्य वाली, बहुत गुण वाली और बहुत कर्मों को कराने वाली होती है। चरक चिकित्सा अध्याय जब हम 24वां अध्याय पढ़ते हैं, तो उसमें ये 26वां श्लोक है मदात्य के बारे में। फिर आओ विश्व रूपम, रूप द्रव्यम किसके लिए कहा गया? तो इस श्लोक की लाइन चालू होती है, चर तो विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम, किसके बारे में कहा गया है? तो ये चरक चिकित्सा अध्याय जो दूसरा है, जिसका चौथा पाद है बाजीकरण का, उसका श्लोक है, 49वां श्लोक है। ये शुक्र के बारे में कहा गया है कि शुक्र जो है, मतलब अल्टीमेटली शुक्र जो है संतान उत्पादक है, तो उसके स्वरूप हैं जो भी पैदा होते हैं, सभी लोग दिखाई देते हैं। विश्व रूप स्वरूप द्रव्यम, शुक्र के लिए कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इससे पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसको दोबारा देख रहे हैं हम। फिर कंडु पीड़िका श्रावा श्यावा बहुश्रावा, बहुश्रावा तो क्या होती है? विचर्चिका होती है। एक कुष्ठ जो है आस्वेदनम, और उसके समान होता है, मत्स्य शक्लोपम होता है। और जो चर्म कुष्ठ है वो हाथी की चमड़ी के समान बहल होता है, हस्त चर्म के समान होता है। और सतारू जो है बहुश्रावा के यहाँ बहु व्रण वाला होता है। सतारू क्या होती है? सतारू में बहु व्रण होते हैं। ठीक है, एक कुष्ठ आस्वेदनम मत्स्य शक्लोपम। एक मछली काफी होती है, चर्म कुष्ठ हस्ती चर्म के समान होता है। इन सभी में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, ये टॉपिक हमेशा ही पूछा जाता है क्षुद्र कुष्ठ का। फिर और सड़ंग पानी का घटक नहीं है, जल्दी बताएं। इसका फॉर्मूला था, उसका प्यारा प्यारा एसएमएस चाहिए, तो उसका यानी उसीर इसमें होता है, प्यारा यानी पित्त पापड़ा होता है, एसएमएस का मतलब होता है सुंठी, है ना, मुस्तक और सुगंध वाला और रक्त चंदन, है ना। तो ये अपना फॉर्मूला हिसाब से इसमें किरातिक नहीं होता है, आंसर है किरातिक। फिर और हेपेटाइटिस बी का उद्वहन काल कितना होता है, एक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो नॉर्मली जैसे बुक्स के हिसाब से चलते हैं, तो उसमें कई कई बुक्स में वेरी करता है, 50 से
180 दिन लिखा रहता है, तो ये वाला ऑप्शन इसमें ज़्यादा क्लोजेस्ट लग रहा है, ये ज़्यादा सही है, 30 से 180 दिन। फिर आओ ओसाल्टानिविर, विर जिसमें लगता है वो वायरल होती है, एंटीवायरल होती है, आप सभी को मालूम है ना। हमेशा ये ड्रग क्या कौन सी होती है, हमेशा एंटी वायरल ड्रग होती है। तो कौन है इसमें वायरस, है ना, मलेरिया तो वायरल होता नहीं है, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, डेंगू की बात करें तो अपन को मालूम है ये क्या में काम में आती है, स्वाइन फ्लू में काम में आती है, एमोफ्लू भी चलती थी। फिर आओ 70 वर्ष से अधिक आयु हेतु द्रव्य प्रमाण कितना होता है, तो 70 वर्ष से अलग आयु में औसत द्रव्य प्रमाण 16 साल के बराबर होता है। अभी हम काश्यप में कुमार व्रत में रिवीजन कर रहे थे तो उसमें भी आया था, है ना, 70 से बाद में 16 पर्यंत तक एक जैसा चलता है। फिर आओ देधरक जो है किसके लिए कहा गया है, तो देधरक जो है, देधरक जो है वो प्राणवायु के बारे में कहा गया है। प्राणवायु आपका दे काम करेगा, अन्यथा आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो देधरक प्राणवायु के लिए कहा गया है। फिर आओ निम्नलिखित निम्न में से बाण प्रसाधन के लिए उपयुक्त है, ठीक है। तो बाण प्रसाधन के लिए कौन सा होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले भी एक पेपर हल किया उसमें बाण प्रसाधन वाला क्वेश्चन आया हुआ है, आप है ना। तो बाण जो हरिद्रा तो स्तन शोधन है, सही बात है। लौद्र जो है वो स्तंभक होता है, तो बाण में नहीं आता है। एलादी गण जो है वो होता है बाण प्रसाधन। ये सारी बातों रक्त पित्त हर होता है। ये क्वेश्चन पहले भी देख लिया है अपन ने, ऑप्शन के हिसाब से वहां आंसर दूसरा था, यहाँ पर बाण प्रसाधन एलादी गण होता है, ये अपन ने नोट्स में भी लिख रखा है। फिर अग्निदग्ध व्रण में प्रयुक्त वर्ण बंधन कौन सा होता है, तो आग से जले में कभी भी बंधन नहीं बांधा जाता है। अग्निदग्ध व्रण में बंधन नहीं बांधा जाता है। दा, दा, क्षारदग्ध, अग्निदग्ध, ये व्रण बंधन के अयोग्य होते हैं। फिर आप प्रतिद्वंद चिकित्सा सिद्धांत अनुसार ईर्षा उन्माद की क्या चिकित्सा है, तो प्रतिद्वंद चिकित्सा उन्माद में की जाती है, काम की चिकित्सा क्रोध से होती, क्रोध की चिकित्सा काम से, काम की चिकित्सा क्रोध से, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना, गुस्से में मारने जा रहा है हीरो, हीरो विलन को, हीरोइन बचाना चाहती है तो वो गाना गाने लगती है, अभी न जाओ। तो काम की क्रोध से होती है, क्रोध की काम से होता है। और लोभ जो है ईर्ष्या से होता है। कोई आपसे कितने भी ईर्ष्या करता हो, आप उसको दे दो भैया कि सर ये रखो मिठाई, है ना, तो वो भी लोभ में आ जाएगा, ईर्ष्या मिर्ष्या सब भूल जाएगा, बोले ठीक है यार दे रहा है तो लो रखो। चरक चिकित्सा जो 9वां चैप्टर है उसका 86वां ये सूत्र। फिर बढ़ते हैं, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है जीरोसिस और बाइटॉट स्पॉट, तो जीरोसिस और बाइटॉट स्पॉट दोनों ही सही हैं। तो अब पुराने पेपर हम लगा रहे हैं तो ये क्वेश्चन अगर हमको मिला है तो एक क्वेश्चन तो हम पहले ही समझ चुके हैं, व्हाइट आउट स्पॉट किसमें देखने को मिलता है। एमपीपीएससी जो है 2009 में भी आया था व्हाइट आउट स्पॉट वाला, तो विटामिन ए की कमी से व्हाइट आउट स्पॉट होता है, तो पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर और चिरकालिक अग्नाशय शोध के लिए सर्वोत्तम तकनीक क्या है, एक्सरे से कहाँ पता चलेगा, एक्सरे से तो हड्डियों की जांच हो पाती, सीटी स्कैन से भी कैसे पड़ेगा। अग्नाशय पहुंच, अग्नाशय एक तो पीछे की तरफ होता है, पोस्टियर वॉल में लगा हुआ होता है। सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड से होगा लेकिन क्लियर नहीं आएगा, हमको इंडोस्कोपी एक प्रकार से करानी पड़ेगी, तो ये इंडोस्कोपी ऑप्शन सही है कि हमको इंडोस्कोपी करानी पड़ेगी अग्नाशय शोथ को जानने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म है इंडो स्कोपिक
रेट्रोग्रेड ओलेंज जियो वेन ग्राफ। आप अगर फुल फॉर्म लिखते तो मेरे ख्याल से आप में से कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता था। वैसे भी गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन का आंसर। मैंने अपने जीवन में कुछ एग्जाम्स में टॉप किया, नंबर वन हासिल रैंक किया, वो इसी आधार पे किया। मेरे पास यही अतिरिक्त ज्ञान था कि मैंने क्वेश्चन लगा रखे। ये क्वेश्चन अपन ने सबसे पहला पेपर जो मैंने सॉल्व कराया था उसमें था, सबसे पहले पेपर सॉल्व में। और मैंने बताया था कि इसका आंसर महापिशाची घृत है, और उस समय मैं बोला था कि ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो ये एमपीपीएससी का जो पहला पेपर लगाया था, जो कि था आयुर्वेदा एक्सपर्ट का, सुप्रीम आयुर्वेदा एक्सपर्ट का, और जिसकी एग्ज़ाम 2017 में हुई थी, और आप लोगों के द्वारा से मेरी फर्स्ट रैंक थी उसमें। उसमें ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन सही होने का रीज़न भी मेरा यही था कि ये क्वेश्चन मैंने पहले इस एग्ज़ाम में देख रखा था। तो बुद्धि स्मृति चैव बाला नाम चांगवर्धम महापिशाची घृत का है, जबकि च्यवनप्राश में आ, 3 शब्द आ जाते हैं। एक तो छत छीना नाम, और छत छीन वृद्धा नाम। छत छीन और वृद्ध और जुड़ जाता है च्यवनप्राश वाले में। च्यवनप्राश वाले में ये बाला नाम के अलावा छछीन भी जुड़ जाता है, छछीणा नाम और वृद्धा नाम और बाला नाम चांगमर्दनम, ऐसे करके वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर है उसका 78 क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। जल शोषक द्रव्य क्या है? तो जल को शोधन करने वाले 7 चीजें बताई गई हैं। अपामार्ग से तो कोई जल शोधन होता नहीं है। कतक उसमें होता है, कतक को पया प्रसादी कहते हैं। पय यानी जो है जल को साफ करने वाला बोलते हैं कतक को। इसका आंसर कतक है। तो ये हम देख रहे हैं, एक जगह पूछा था जल में शोधन, जल को स्वच्छ करने की कितने प्रकार होते हैं, तो 7 आंसर था। वो क्वेश्चन भी अपन ने देख लिया। वहां पढ़ाया था मैंने कि जल के गुण, जल के दोष 6 होते हैं, निक्षेपक 5 होते हैं, जल को शोधन करने की विधियां जो है 7 होती हैं, द्रव्य 7 होते हैं। तो उसी में से ये क्वेश्चन आया है कि कतक जो है जल शोधक होता है। फिर और शीतल जल का निषेध किस में है? किस में जो है शीतल जल जो है वो किस में नहीं देते हैं? तो शीतल जल जो है ठंडा पानी, और तकलीफ कर सकता है आपको हिक्का में, तो हिक्का में नहीं करते हैं, शीतल जल का निषेध रहता है। फिर एफ हैंड जो है वो किस तंत्रिका से है? तो एप जो है मिडिल, एप हैंड यानी जो है मंकी को, एप का एक टाइप के मंकी है एप, तो उससे याद किया था कि मिडिल, मीडियल वाला होता है एप हैंड। ये लिखा हुआ है, अगर अपने एनाटॉमी की नोट्स पढ़ोगे तो उसमें ये पहले से ही है। फिर आते हैं असाध्य नेत्ररोगों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल नेत्ररोग 76 होते हैं, उसमें से 17 जो है वो असाध्य होते हैं। फिर आओ, स्नेह व्यापक कितने होते हैं? तो स्नेह व्यापक की संख्या 19 बताई गई है। चरक का जो 13वां अध्याय है स्नेह का अध्याय, उसमें ये आता है। फिर आओ, पंच क्षीर दोष का वर्णन किसने किया? जल्दी आंसर दे। हारित आंसर है। अभी 2 क्लासेस मैंने पढ़ाई भी रिसेंटली, उन दोनों जगह ये टॉपिक आया। एक टॉपिक तो कल हम स्तन महिमा पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर जो हारीत है उनके अनुसार अपन ने पढ़ा था कि टोटल 6 वो दुग्ध बताते हैं। उसमें से मृदु क्षीरा जो है वो सही होता है, मतलब ठीक होता है। बाकी 5 पंच जो है वो क्षीर दोष होते हैं। ये अपन ने 2 जगह इसको पढ़ा है। तो जो भी गलत आंसर दे रहा है वो बहुत अच्छे से कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, मतलब। कुमार व्रत में भी पढ़ा है, और आयुर्वेद के इतिहास में अभी क्लास हुई थी रिसेंटली, इतिहास में हरित के अंतर्गत अपन ने भी उसको, ये हरित संहिता की विशेषताओं में भी इसको पढ़ा था। फिर आए अशुद्ध गंधक के सेवन करने से क्या होता है? तो वांति भांति, जो भ्रम तो होता ही है, कुष्ठ भी हो जाएगा गंधक का सेवन ढंग से नहीं करेंगे, और ताप भी उत्पन्न हो जाएगा। तो ये ऑल आंसर है इसका।
फिर और प्रभाकर जो है भट्टी के घटक द्रव कौन कौन से होते हैं? तो प्रभाकर भट्टी में शिलाजीत, ताम्र, मंडूर और सभी। तो मंडूर तो होता नहीं है, ये तो मुझे अच्छे से मालूम, लोहा होता है जरूर। इसको जो याद कराने का फंडा मैंने बताया था, असली सिवा, असली सिवा। तो यानी इसमें अब्रक होता है, स्वर्णमाक्षिक होता है, लोह होता है और सिवा होता है। शिलाजतु इसका सही आंसर है। क्योंकि मैंने ये भी बताया था आपको, अगर क्लास की चीजें याद रहती तो मैंने बोला था कि प्रभाकर बटी जो है वो हृदय रोगों में देते हैं। हृदय रोग में जो काम करती हैं वो 4 प्रकार की ड्रग काम करती हैं। एक एसी इनहिबिटर होता है, एक बीटा 2 ब्लॉकर होता है, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है और एक डाईयूरेटिक होता है। तो शिलाजतु जो है वो डाईयूरेटिक कंसेप्ट के कारण हृदय रोगों में अच्छा काम कर जाता है, इसलिए ये जो है प्रभाकर वटी में क्या होता है, शिलाजतु होता है। ये पूरा प्रकरण जो हम यहाँ आया है, ये क्लास पढ़ाते समय मैंने बताया है। फिर आओ चौबिस्टिक साइन किस में देखने को मिलता है? तो चौबिस्टिक साइन आप सभी को मालूम है, टिटनी का है चौबिस्टिक साइन। नया क्वेश्चन नहीं है, चौबिस्टिक साइन टिटनी का होता है। डेंगू का उद्वहन काल, ये तो क्वेश्चन थोड़ा अलग है। डेंगू का जो अपन ने पढ़ा था उसमें डेंगू का जो अपन ने पढ़ा हुआ था उसके हिसाब से डेंगू की रिपोर्टिंग जो है वो 3 केस से 15 केस निकल आते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट अलर्ट में चला जाता। तो जो हमने पढ़ा है वो 3 to 15 डेज। तो ये क्वेश्चन चैलेंज होके बाद में कैंसिल हो चुका है। बाकी आंसर सीट में यहाँ पर बी आंसर दिया था इसमें, लेकिन चैलेंज होके कैंसिल हो गया था। 3 से 15 सही आंसर है डेंगू का। 3 से 15 है ये आंसर शीट में, कैंसिल है क्वेश्चन। फिर प्राचीन और अर्वाचीन किसके भेद हैं? तो भगंदर के भेद हैं, है ना। भगंदर के प्राचीन अर्वाचीन करके 2 भेद होते हैं, सुश्रुत में बताए गए हैं। फिर और ऋतुकाल होता है। ऋतुकाल हमेशा गते पुराने रजसी नवैसा स्थिति, यानी आर्तव स्राव होने के बंद ही होता है, बंद होने के बाद ही होता है। ऋतुकाल होता है आर्तव स्राव बंद होने के बाद में 12 दिन का। पुराणों उदक भूयिष्ठ, पुराना पानी जहाँ भरा रहता है वहां पर ज्यादातर कौन कौन से रोग होते हैं? सिलीपत होता है, अम्लपित्त भी में भी लिखा आता है। तो पुराणोदक भूयिष्ठ का जो है आंसर क्या है? सिलीपत। पुराना पानी जहाँ भरा रहता है वो सिलीपत होता है। फिर अब फाइलेरिया की श्रेष्ठ औषधि क्या है? तो फाइलेरिया में अपन एनुअल मास एक बार ही ड्रग एस्टिमेट करते हैं, वो है डाइल इथाइल कार्बाजेल। जिसको याद करने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, DEC। बोले एनुअल मास एक बार देना है साल में, तो DEC से मैंने फंडा भी याद बनाया था कि एक साल में एक बार चुनना है, तो अपन दिसंबर चुन लेंगे। DEC इसका फॉर्मूला है। तो ये तो फंडे वाला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपसे गलत हो ही नहीं सकता एग्जाम हॉल में। डाइल इथाइल कार्बाजेल। फिर आओ यज्ञोपवीत के समान वात और पित्त से उत्पन्न पीड़िका कौन सी होती है? ठीक है, अगर आपको यज्ञोपवीत याद नहीं याद आ रहा है, तो आपको अपना याद रखने का फंडा याद रखना है कि ये इनका फॉर्मूला था, कक्षा बनाई रोम में, मसूर रोम में, कक्षा विदारिका और मसूर रोम में यानी मसूरिका और रोमंतिका। ये चरक में शोध में चैप्टर में आता है। तो कक्षा जो है वात पित्तज होती है, बेदारिका वात, विदा करना बहुत खराब है, बात कफ है, और ये कफ पित्तज होते हैं। यहाँ आंसर जो है वात पित्त से उत्पन्न होने वाली यज्ञोपवीत के समान जो पीड़िका जो होती है, यानी जो कलावा बांधते हैं उसके समान में होने वाली पीड़िका का नाम क्या है? कक्षा। ठीक है, पुराने पेपर्स जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पुराने पिक्चर पुराने पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अभी अपन जब हिमाचल का 2014 का पेपर लगाएंगे तब ये क्वेश्चन उसमें मिलेगा दोबारा से, ये क्वेश्चन रिपीट होगा आगे। फिर और ग्रैनी हर किसका पर्याय है? ये तो मैंने पढ़ाते समय भी लिखा है काय चिकित्सा के नोट्स में कि लवंग जो है, लौंग जो है, उसको ग्रैनी हर बताया गया है। फिर इकारबोस जो है किस रोग की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है? तो आप सभी को मालूम है, इकारबोस जो है मधुमेह जो है, जो डायबिटीज होती है उसमें भी टाइप 2 जो डायबिटीज होती है, टाइप 2 में जो है काम में आता है इलाज में, डायबिटीज टाइप 2 में कार्बोस।
हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स किसमें देखने को मिलता है? तो सीसीएफ में मिलता है, कंजेस्टिव कार्डियल फेल्यूर इसे कहते हैं, उसमें हेपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी फिजियोलॉजी में है। फिर और जातम जातम जलम सर्वे तद्धात पायेत विसर्ग, मैंने पढ़ाते समय आपको अच्छे से समझाया कि जातम जातम जलोदर का होगा तो एग्जामिनर कभी क्वेश्चन नहीं बनाएगा। तो जातम जातम जलम सर्वे जलोदर का नहीं है, वो किसका होता है? छिद्रोदर का होता है ना। ये पढ़ाते समय भी आपको गौर करके मैंने अलग से बताया हुआ है। और ये आप जो है चरक चिकित्सा अध्याय जो उधर का है 13वां अध्याय, उसमें 92 सूत्र है, उसमें आप ये देख सकते हो। जातम जातम जलम सर्वे जो है छिद्रोदर का होता है। पदम न व्यथते नस्त शीत स्पर्श न व्यतीचा, शीत स्पर्श या शीत स्पर्श का ज्ञान ना होना, ये अपन अच्छे से पढ़ते हैं कि ये किसका है? उरुस्तम का है। चरक में जो उरुस्तम वाला चैप्टर है उसमें ये श्लोक आता है, उरुस्तम के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे गंध और रस की व्यक्ति ना होना, ज्ञान ना होना, वो पीनस अपीनस का होता है, वैसे शीत स्पर्श न व्यतीचा उरुस्तम का है। फिर आओ बंग भस्म का वर्ण होता है, तो बंग भस्म का वर्ण रसायन पढ़ते समय अपन ने पढ़ा हुआ है, नोट्स में भी लिखा हुआ है कि संक कंदेदु धवलम वर्ण होता है जो है सब। और ये चंदन, रक्त चंदन जो है ये मंडूर भस्म का होता है। ठीक है। इष्टिका चूर्ण के समान, इष्टिका चूर्ण वाला जो है उसका आंसर क्या है? अभ्रक। कृष्णतम तार तांब्यो, तार तांब्यो यानी तांबे की और चांदी की भस्म जो है वो काली होती है। ये सब भस्म के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। फिर आते हैं पिंडासव का रोगाधिकार क्या है? तो मूलासव, पिंडासव, दुरालभासव है ना। आसव जो है वो अग्नि का दीपन करते हैं, आपको मालूम है, तो ग्रहणी रोग में आते हैं ये। मूलासव, पिंडासव, पिंड तेल, पिंड रसायन, पिंडासव, ये कंपेरिजन में भी पढ़ते हैं। फिर अभियारिष्ट का मुख्य घटक क्या है? तो अभियारिष्ट में अभिया मुख्य घटक, अभिया ना होके इसमें हरित की जो है वो मुख्य घटक के रूप में रहती है ना। वो अभियारिष्ट में हरित की मुख्य घटक में ना रह के अमल की जो है मुख्य घटक के रूप में रहती है, अमल की ज्यादा होती है। हृदय रोग क्लीहा गुल्म संकनीचा मानवा, ये वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। ये किसका है? वातज ग्रहणी का। वातज ग्रहणी से हृदय रोग क्लीह रोग वातज गुल्म होने की संभावना रहती है। फिर और T3 T4 TSS तीनों का स्तर सामान्य से कम हो जाना। सामान्य से कम होना ये तो प्राइमरी में तो हो ही नहीं सकता है, सेकेंडरी में होता है ऐसा। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म होगा तब जाके ये कंडीशन बनती है। फिर अब कौन सा एक क्षीर सटपल घृत का घटक है? तो क्षीर सटपल, जैसा नाम है क्षीर और सटपल, तो इसमें जो है टोटल 6 चीजें काउंट करती हैं। घृत को नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो पंचकोल के अलावा इसमें यव क्षार होता है, मरीच नहीं होता है, पंचकोल है, यव क्षार होता है। तो पंचकोल है तो तिरकटु भी मानना पड़ेगा, चतुरूषण भी मानना पड़ेगा, षडउषण नहीं काउंट हो पाएगा क्योंकि मरीच नहीं होता है। तो सट क्षीर सटपल घृत में क्या नहीं होता है? षडउषण नहीं होता है, पंचकोल है, यव क्षार होता है। फिर आओ स्टेज थर्ड मधुमेह जन्य वक्र क्रिया रोग, डायबिटिक न्यूरोपैथी का क्या लक्षण है? GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में 20 से 40% की बढ़ोतरी हो जाना, स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलर चेंज होना, मूत्र में अल्प मात्रा में एल्बुमिन की उपस्थिति। तो ये एल्बुमिन आना एक क्रिटिकल साइन होता है इस चीज का, डायबिटिक्स नेफ्रोपैथी का। अभी तक आपके लिए नया क्वेश्चन है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बनाया बनता है। फिर और जीन ज्वर और अग्निमांद में पिपली का कौन सा प्रयोग प्रशस्त है? तो जीन ज्वर अग्निमांद में पिपली जो है वो गुण से बताई गई है, भाव प्रकाश का है। भाव प्रकाश ने पिपली गुण के साथ बताई है।
फिर आते हैं दोषानुकर्षणी सर्व जो है सर्व मार्ग अनुसरणी जो है किसके लिए कहा गया है? सभी दोषों का अनुसरण करने वाली और सभी मार्गों में फैलने वाली जो है वो स्नेह की मात्रा जो होती है वो उत्तम मात्रा होती है, प्रधान मात्रा के लिए कहा गया है। इम्पोर्टेंट है, अभी जब हम ऑल इंडिया पीजीटी के पेपर लगाएंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन बाद में आया हुआ है। चरक सूत अध्याय स्नेह का 13 है, 13वें का 34वां श्लोक है ये। फिर आओ शिलाजतु रसायन की पवर मात्रा कितनी होती है? तो पवर मात्रा एक पल, मध्यम आधा पल और अवर मात्रा होती है जो है एक कर्स। तो कुल मिला के ये पवर मात्रा है, ये जो है मध्यम मात्रा है और ये अवर मात्रा है। फिर आओ भूतवा भूतवा प्रतिशायी अवकाश निर्वर्त्य, कहाँ पे आया है ये क्वेश्चन? पुराने जो ब्रह्मास्त्र, मैंने इस बैच को क्यों कहा है कि ये पुराने पेपर के क्वेश्चन आपको ब्रह्मास्त्र के जैसे काम करते हैं। मैंने अभी बोला कि एमपीपीएससी की ये जो एग्जाम है इसका मैं फर्स्ट रैंकर हूँ, और उसके पीछे रीजन यही है कि ये जैसे ये दो क्वेश्चन सेम उसमें आए थे जो मेरे ख्याल से दूसरों के लिए कठिन थे, है ना, कठिन थे क्योंकि पहली बार देखे उनने पिशाच महापिशाची घृत का या ये भूतवा भूतवा विधि से आया, क्योंकि दुष्ट विधि से आया भी व्यक्ति के दिमाग में चलता रहता है, उसमें कभी आद कभी शुष्क रहता है। ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी 2017 में विशेषज्ञ वाले पेपर में आया था। तो आप मतलब जो मेरे टॉप सिलेक्शन तो ठीक है, टॉप करने के पीछे जो रीजन है वो यही है कि क्वेश्चंस ये मुझे रिपीट मिले थे जो पहले से दूसरी एग्जाम में पूछा गया था, उस पेपर का ये 79 वाला क्वेश्चन है। तो एक 78 वाला महाभिषेक घृत का आया था और एक 79 नंबर में उस पेपर में लिखा हुआ है ये भूतवा भूतवा प्रतिशायी और अकस्मात निर्वत्य, ये सन्निपातज प्रतिशाय का है। तो पुराने पेपर लगाने का यही सबसे अच्छा होता है, एक तो आपका 100% क्वेश्चन सही हो जाता है, आप एग्जाम हॉल में आप श्योर होते हो कि इसका आंसर यही है, और दूसरी चीज जो होती है आपका समय भी बचता है, क्योंकि आपका लगाया हुआ क्वेश्चन रहता है तो आप उसका आंसर डालने में और आगे बढ़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाते हो। तो एग्जाम में जो है आपको समय की भी बचत होती है, और मैं तो बोलता हूँ कि उस इस एग्जाम में मेरा जो है फर्स्ट रैंक लाना इस पेपर के सॉल्व करने के कारण ही आई है ना, आई थी, क्योंकि दो दो क्वेश्चन आप क्या समझ रहे हैं, दो क्वेश्चन आपको अधिकारी बना देते हैं और दो क्वेश्चन आप फिर से उसी एग्जाम की तैयारी में बिठा देते हैं दो क्वेश्चन गलत होने पर। फिर आए वैक्स व्यक्तियों में विटामिन सी की मात्रा तो 40 से 80 ग्राम के हिसाब पढ़ते हैं अपन, वैक्स में जो है वो 40 ग्राम होती है, डेली रिक्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं अपन। लेड पॉइजनिंग का प्रतिविष जो है वो इथिलीन टेट्रा अमीनो इथिलीन डाई टेट्रा अमीनो एसिटिक एसिड होता है, ईडीटी। बॉल जो है वो हैवी मेटल्स का होता है, ये हैवी मेटल्स का होता है। ठीक है, तो हिमाचल पीएससी इस पेपर में 80 क्वेश्चन जो है वो आयुर्वेदा से संबंधित थे, और इसमें आसानी से 75 तक सही किए जा सकते हैं। 5 ही क्वेश्चन नए हैं, थोड़े जो मॉडर्न के एक दो हैं। अब चूंकि आप लोग पहली बार जीके फेस कर रहे हो, लेकिन ये समस्या बाकी लोगों ने शुरू से देखी है, तो जीके के 20 क्वेश्चन देखते हैं और आप लोगों से कितने बनते हैं वो भी देखते हैं। इसमें से कई जो है वो सामान्य ज्ञान से संबंधित हैं। तो 81 वाला क्वेश्चन है, किस शासक के विषय में पर्सी ब्राउन का कहना था कि उसकी मृत्यु के साथ कला की आत्मा भी विदा हो गई? तो इसमें से कला प्रेमी कौन था? तो जहां तक मैं जानता हूँ बिना देखे मैं बोल सकता हूँ बाबर तो नहीं था, शेरशाह सूरी तो नहीं था। अब हमें दो में से आंसर देना है, एक जहांगीर एक अकबर। इसका आंसर है जहांगीर, जहांगीर इसका आंसर है। फिर आते हैं, किस शासक ने अपने स्मरणी में लिखा हुआ है, इस इपिसत है मुझको सदा मृत्यु के मान के साथ, क्यों गहूं में मान को जब देह काल के साथ? किसका है जल्दी बताएं ये? बाबर का है, बाबर का।
निम्नलिखित में से किसे बॉम्बे का बेताज बादशाह कहा जाता है? भाई फिरोज साद मेहता है, बाकी लोगों ने जो आंसर दिए हैं वो गलत है। गांधी जी तो कभी हो नहीं सकते हैं। बिपिन चंद्र भी वहां से संबंधित है नहीं, दो में से ए और डी में बनता था, तो सही आंसर डी है। निम्नलिखित में से कौन राणा डे का शिष्य थे? तो राणा जी के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर जो है 1945 है। आप बताएं गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 1459। तेरह सोलोन श्रीलंका जो है ब्रिटिश उपनिवेश कब बना था? 80 से इसका है 1815 आंसर। 88 का जवाब दे दो जल्दी। बिल्कुल सही, 23 फरवरी 1897। भगत सिंह को फांसी किस तारीख को हुई थी? 23 फरवरी। किस देश के संविधानों में शक्तियों के पृथक्करण पर बल दिया गया है? बिल्कुल सही, अमेरिका है। मैग्ना कार्टा अधिकार प्रपत्र पर किस शासक को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया था? 90 का आंसर दें। बोलकर बिल्कुल गलत आंसर है। आंसर इज जॉन। पुतुल देश की कहानी के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है लालचंद पारथी। वासपा परियोजना किस जिले की? ये तो हिमाचल वालों को मालूम होगा। इसका आंसर है डी, किन्नौर। बिलासपुर का अंतिम शासक कौन था? एक छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर आता है, एक हिमाचल में भी बिलासपुर आता है। तो बिलासपुर का अंतिम शासक कौन था? आनंद चंद। सैज उप उप तहसील किस जिले में है? तो वो है कुल्लू जिले में आती है। शाही बनी का देवालय नाम का मंदिर किस जिले में है? हिमाचल में। तो उसका आंसर है मंडी, मंडी जिले में है। सांगला जनजाति किस घाटी में पाई जाती है? तो उसका आंसर है पट्टन, पट्टन घाटी में पाई जाती है। ये डॉक्टर वाई एस परमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने? तो ये हिमाचल का है, 24 मार्च 1952 में बने पहली बार। 98 खनेटी और देलट किस रियासत की जेलदारियां थीं? तो आंसर है रामपुर और बुशहर। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क जरूर आपको मालूम होना चाहिए, लाहौल और स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उनका नाम है कृष्ण चंद्र। तो इस टाइप से ये हमने पेपर हल किया हिमाचल प्रदेश का 2012 का, और बहुत ही अच्छा पेपर है। इसमें से कई क्वेश्चन बाद में एग्जाम में रिपीट भी हुए हैं।